अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। भाई रिक्वेस्ट आई है कि सर शॉर्ट क्वेश्चंस बता दें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और वो शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज से हैं। मतलब हुआ ये है कि स्मार्ट सिलेबस में ऑलरेडी काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कम हो गए हैं। तो मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि आप पूरे पूरे शॉर्ट क्वेश्चंस करें, लेकिन मुझे काफ़ी दफ़ा कहा गया है कि सर हमारी तैयारी नहीं है। तो तैयारी ना होने की वजह से जो थोड़ा बहुत बनता है आप वो बता दें, ताकि हम उसको तैयार कर लें, ठीक है? क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज से आएंगे उनका मार्जिन ज़्यादा बताया जा रहा है। मतलब एक जगह पे कोई ख़ास जगह पे लिख कर नहीं दिया वक्ता ने, लेकिन जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, पेपर सेटर हैं और जो थोड़ा-सा मतलब समझ-बूझ रखते हैं, तो उनके हिसाब से ये बात समझ में आ रही है कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो है वो एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन से रखा जाएगा। तो इसी बात को नज़र में रखते हुए मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, वो शॉर्ट क्वेश्चंस आप नोट कर लें। पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी शॉर्ट हो चुके हैं, लेकिन चलें कुछ और भी आपको मतलब हम ऐसा करते हैं, वो इम्पोर्टेंट बताते हैं जिनके आने के चांस 80-90% तक रहेंगे, ठीक है? और जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बेटा, हम लोग पहले से कुछ चैप्टर्स पढ़ चुके हैं जिनके अंदर हमने 10 चैप्टर पहले पढ़े हैं और एक चैप्टर और रह गया दैट इज़ कॉल्ड 14, जिसके शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाने हैं। उसके बाद आपका 85 मार्क्स का पेपर मुकम्मल हो जाता है। तो तकरीबन हमारा सिलेबस कंप्लीट है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो अब हम बताते हैं आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। बुक आप अपने पास रख लें, ठीक है ना? उस बुक के ज़रिए से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप चैप्टर नंबर जो 1 है उसकी एक्सरसाइज़ निकालें और वहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन्स के बारे में बताता हूँ। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर हाइलाइट कर लिए हैं, उन चीज़ों उनको भी देख लें। बाकी जो कुछ इम्पोर्टेंट कुछ समझाने वाली बात होगी तो कोई कुछ क्वेश्चन समझा भी देंगे। मतलब आप इसको यहाँ से देख लें और थोड़ा-सा गो थ्रू मैं कर देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको याद नहीं है। मतलब थोड़ा-सा समझ लें रिवीजन टाइप हो जाएगा। तो देखो भई इसमें अब क्या लिखता है? इसमें लिखता है अटेम्प्ट द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। तो मैंने क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन बी मतलब व्हाट इज़ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? सेकंड, एक्सप्लेन व्हाई सल्फर हैज़ अ लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन द फास्फोरस। ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ज़ाहिर-सी बात है, वो क्या होगा लोअर एनर्जी या आयनाइजेशन एनर्जी रखेगा। इसी तरह से सी कट है, डी में देख लें व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान से हैं, वो एज सच बुक में लिखे हुए हैं, जैसे फैक्टर्स हो गए या कुछ एक छोटा-सा पैराग्राफ, तो वो आपने एज सच कर लेना है, वो बहुत आसान यानी आसान क्वेश्चंस होंगे। जो आसान क्वेश्चन है उनके आने के चांस ज़्यादा हैं। आसान से मुराद ये है कि जो एक परफेक्ट लॉजिक के साथ हो। मतलब ऐसा ना हो कि इसमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो। तो टू द पॉइंट अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट या कुल मिला के छोटे-छोटे से 4 पॉइंट अगर मिल जाते हैं, तो 2 नंबर पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से कोशिश की जाती है कि शॉर्ट क्वेश्चंस को रखा जाए। ई मैंने छोड़ दिया है, ठीक है ना? उसके बाद एफ पे आ जाएँ। व्हाई सम ऑफ द एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाइल अदर डू नॉट। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना आयनाइजेशन एनर्जी का तस्वर है। बल्कि आप यूँ कहें कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ज़िक्र है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड शॉर्ट सिलेबस में या स्मार्ट सिलेबस में वो शॉर्ट कर दिए गए हैं। तो इसमें थोड़ा-सा ये क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन ऑलरेडी हैं उन पे फ़ोकस कीजिएगा। ये ना हो कि आप बिल्कुल ही छोड़ दें जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन है जी हमारे पास एफ, ये हो गया। व्हाई सम ऑफ द एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आ जाएँ एच, एच करें, ठीक है? जी छोड़ दें, जी वैसे कट है। तो व्हाई ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मोर आयनिक। देखो भई जो ग्रुप 1 एंड 2 के एलिमेंट्स हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम वो आमतौर पर आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं यानी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो उन इसलिए उनमें आयनिक नेचर ज़्यादा होती है और जबकि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जो है वो लास्ट में पाए जाते हैं और जो पीरियोडिक टेबल के लास्ट के जो ग्रुप्स हैं चाहे 16 है 17 है तो वो क्या करते हैं कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा बनाते हैं तो इसलिए उनकी कोवलेंट नेचर होती है। तो बस यहाँ तक आपने आई तक कर लेना है, बाकी जे के एल एम मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है? छोड़ने से मुराद ये है कि इसको हमने बाद में करना है। यानी जो बच्चों की तैयारी बिल्कुल नहीं है और वो एक बड़ा हिस्सा कवर करना चाहते हैं, तो वो इन क्वेश्चंस पर जिनको मैंने छोड़ दिया फिलहाल ध्यान ना दें और जो मैं बता रहा हूँ उनको अच्छी तरह से कर लें। जब उनका टाइम बच जाए अगर, तो फिर वो उन क्वेश्चंस की तरफ भी आएँ जो उन्होंने छोड़ दिए। क्योंकि जितना वो छोड़ते चले जाएँगे, उतना ये पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी कि उनके मार्क्स कहीं न कहीं कट जाएँगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ देखें 70 स 80 या 70, 75, 80, 85% आप कह लें, तक तो आप इज़िली जा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, ज़ाहिर-सी बात है उनको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। जिनका टारगेट 90, 90 प्लस 100 तक है, यानी 100% लेने का तसव्वुर है उनके दिमाग में, तो यकीनन फिर तैयारी भी उसी हिसाब से करनी होगी। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 का जो एक्सरसाइज़ का हिस्सा है वो निकाल लें।
इसके अंदर आपके पास मैंने ए क्वेश्चन और बी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन चुने हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को आप देख लें तो लिखता है देयर आर थ्री ओरिएंटेशन ऑफ पी ऑर्बिटल ड्यू टू थ्री वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जस्टिफाइड। तो आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़े हुए हैं, जैसे आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को पढ़ा, यहाँ पर सपोज करें कि आपके पास पी है, तो हम इसको पी एक्स, पी वाई और पी जी, और फिर इस तरह से हमने 0 +1 और -1 के तस्वर से पढ़ा। ये मैंने सारा आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसमें आपने जो है वही चीज़ दोहरा लेनी है। अगर जो लोग नए हैं उनको नहीं पता तो बेटा मैं जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे कुछ ना कुछ लिंक डाल दूंगा, उन लिंक्स को आप जाके फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम करीब हैं, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, कमेंट्स होंगे, उनको डील करके आपकी जो कमियां हैं वो दूर कर दी जाएंगी। ठीक है, जो ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं, ज़्यादा मिकदार में कमेंट, एक ही कमेंट आता है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फिर उसका आंसर ज़रूर करते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपके पास ये ख़त्म हो गया। जो नेक्स्ट आपके पास है बेटा वो लिखता है कि आयोडीन ट्राई, इसे कहते हैं ट्राई आयोडाइड। तो I3 ऑफ द मैग्नीशियम इज मच बिगर देन द I2 जस्टिफाई। ठीक है, तो ये आपके पास दो क्वेश्चन मैंने यहाँ से रखे हैं। बाकी सी भी छोड़ दिया, डी भी छोड़ दिया, ई छोड़ दिया, बाकी एफ जी तो वैसे स्मार्ट सिलेबस में कट है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टू द पॉइंट चले जाए, वो क्वेश्चन जो मार्क पर हैं, जो लाजमी तौर पर जिनका, देखो बेटा एक चैप्टर से दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं या तीन आने हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं आने हैं। तो अगर आपको यही मैं बता रहा हूँ, तीन तीन चार चार पाँच पाँच बता दूंगा, तो एटलीस्ट इनमें से भी आपके बन जाएंगे, और हो सकता है मैक्सिमम भी बन जाए, हो सकता है आपके 22 के 22 शॉर्ट क्वेश्चन यहीं सही हो जाए। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या है, एच। अब ये आपके पास जो एच है, इसको आप कैसे करोगे। एच में ये मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया है, और जो बी पॉइंट है या सेकंड पॉइंट है, इसको मैंने हाईलाइट किया है, ये रेड कलर के मार्क में लगा हुआ है। एक्सप्लेन व्हाई द 4s सबशेल इज फिल्ड बिफोर द 3d सबशेल। यानी 4s और 3d सबशेल में जो 4s है वो पहले फिल होता है, इसकी वजह आबाओ प्रिंसिपल से आपने बतानी है। तो ये प्रिंसिपल आपको आना चाहिए। इस प्रिंसिपल के साथ साथ हमारे पास, यानी एक तो आपको सही आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 पहले आता है। यानी अगर आप अबाव प्रिंसिपल के मुताबिक ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट करेंगे तो वो अरेंजमेंट भी आपको बता देगी। इसके अलावा आपके पास एक और भी है, और वो है N+L रूल। अब अगर आप मिसाल के तौर पर N+L रूल को फॉलो करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि N की वैल्यू तो होती है 1 2 3 4 फॉर द के, एल, एम और एन। मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास चार शेल हैं, तो के की वैल्यू 1 है, ठीक है, एल की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 4 है, ये आपको पता है। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती जब हमारे पास लिखा होता है 4s, क्योंकि हमारे पास अभी दो ऑर्बिटल के दरमियान एक बहस चलेगी। पहला ऑर्बिटल कौन सा है, पहला ऑर्बिटल हमारे पास है 4s और फिर है 3d, इन दोनों के दरमियान बात हो रही है। तो 4s और 3d के अंदर 4 n नंबर ही कहलाता है। हम ऐसा करेंगे, इनकी वैल्यू निकालते हैं। देखो बेटा, 4 प्लस जो L की वैल्यू होती है वो S के लिए 0 होती है, P, D और F के लिए बिल तरतीब 1 2 और 3 होती है। तो आप खुद देखो, यहाँ S लगा है तो 4 के साथ 0 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 4। और 3D के अंदर 3 प्लस D की वैल्यू 2 होती है, तो आप ये 2 वैल्यू लगाएंगे तो ये बन जाएगा 5। तो रूल ये कहता है कि अगर आपके पास क्या हो, ये दो वैल्यू निकालें और दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू स्मॉल होती है, छोटी होती है, उस वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले होती है। तो देखो n प्लस, अब आपका दो लॉजिक्स हो गई, एक n+L रूल हो गया, और आपके पास एक सिंपल जो आप प्रिंसिपल के मुताबिक जो उसने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के स्कीम बताई है 1s2 2s2 2p6, ये लिखने की तरतीब मैंने बताई हुई है और आपको भी यकीनन आती होंगी, छोटी क्लासेस में भी होती हैं, तो वहां से भी साबित हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाएं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तकरीबन एच का मैंने एक पार्ट रखा है और आई छोड़ दिया है। अब आप आ जाए चैप्टर नंबर 4, अपना 3 के लास्ट में। 3 की जो एक्सरसाइज आपके पास आती है उसमें आप आ जाएंगे जी ये शॉर्ट क्वेश्चन। अब इन शॉर्ट क्वेश्चन में क्या कुछ है, इन शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर बनता है अटेम्प्ट द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन। तो बेटा इसमें जो डी है, डी ये आप पेन पेपर कर लें। डी में लिखा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ वीबीटी। तो वीबीटी के मुताबिक हो, बेशक आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा सिखाया गया है, कुछ बॉन्ड वीक और कुछ स्ट्रॉन्ग। तो वीबीटी के मुताबिक उसको वाज़ेह तौर पर बताया गया है
कि एस ऑर्बिटल, ये एस का मतलब है आपके पास दो किस्म के बॉन्ड है, सिग्मा और पाई। तो सिग्मा जो होता है वो हमेशा लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है। तो ओवरलैप ऑर्बिटल्स होते हैं ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। ये थोड़ा सा तारीफ थी। व्हेन द ऑर्बिटल्स आर ज्वाइंड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई देन द बॉन्ड फॉर्म इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो आप सिंपल सी डेफिनेशन करें उसकी। इस तरह पाई बॉन्ड में भी ऐसा करेंगे। व्हेन द ऑर्बिटल्स ओवरलैप above and below the line या around the line या around the axis, ठीक है, joining the two nuclei, then the bond is pi bond. It is a little bit weaker bond, ठीक है। तो weaker और stronger bond का भी जिक्र करेंगे। और अगर एग्जांपल देना चाहें तो एस एस और पी पी की ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, जबकि पी वाई एंड पी जी के दरमियान जो आपके पास ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, वो होती है पाई बॉन्ड बनाने वाली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहीं से आएगा जब आप इसको पढ़ेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन तो कर देता हूँ आपके साथ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। मतलब ये आपके पास एक पी है, जिसको हम कहते हैं पी एक्स, इसको हम कहते हैं पी एक्स। इसके साथ एक और एटम का ऑर्बिटल आता है, वो भी पी एक्स। तो अगर इस तरह की ओवरलैपिंग होगी, इसमें जो आपके पास न्यूक्लियस है बेटा वो यहाँ पर है, यानी आपके पास जो न्यूक्लियस है एक ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा। और ये जो मैंने लाइन लगाई है, अभी दोबारा लाइन लगा देते हैं। ये लाइन वो है जो दो न्यूक्लियाई को आपस में जोड़ रही है। तो दो न्यूक्लियाई को जोड़ने वाली लाइन पर अगर ओवरलैपिंग होगी, जैसे यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है, देन द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दीज टू, क्योंकि न्यूक्लियस किसी एटम्स के होते हैं, ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है, तो एटम के दरमियान बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। इसको सिग्मा लिख दें, ऐसे लिख दें, आपकी मर्जी है। तो इसी तरह से अगर आप पाई बॉन्ड का जिक्र करते हैं तो पाई बॉन्ड में भी इस तरह होता है, लेकिन अब आपके पास समझ लें पी वाई और ये आपके पास दूसरे एटम का पी वाई, ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। ये दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस है। अगर हम न्यूक्लियस का जिक्र करें तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये वो लाइन है ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। तो ओवरलैपिंग कहाँ है, ऊपर और नीचे। इस तरह से बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, दो एटम्स के दरमियान पाई बॉन्ड होगा। तो इस तरह आप इनको डायग्राम, सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे आप जिस जगह से याद कर रहे हैं आप, ठीक है। फिलहाल मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हुए थे अपने साथ साथ, सारी मैंने वेबसाइट पे भी दिए हुए थे। वहाँ पर जितने मेरे लेक्चर्स हैं उनके जो डिस्क्रिप्शन है उनमें उनके लिंक्स मौजूद होते हैं। तो वहाँ से भी आप जाके पढ़ सकते हैं, या जिस बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आप याद करते रहें, क्योंकि जहाँ से आपने पहले दफा कर लिया है, कच्चा पक्का कर लिया है, वहाँ से पक्का पक्का कर लें। अच्छा भाई, इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है बेटा एफ। एफ में लिखता है प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द सल्फेट SO4 नेगेटिव बोरेट एंड ट्राई आयोडाइड आयंस। ये बेटा इनमें से कोई एक आ जाएगा या मैक्सिमम दो आ जाएंगे, तीनों इकट्ठे नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दो क्यों आते हैं, ताकि दो नंबर का एक एक बन जाए। तो इस तरह से जो डिवीजन ऑफ मार्क्स होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपको डिसाइड करना पड़ता है। अब समटाइम्स क्या होता है, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है शॉर्ट, वो कई पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, तो उसकी डिवीजन ऑफ मार्क्स डिफिकल्ट हो जाती है, तो इसलिए उस क्वेश्चन को हज़फ कर दिया जाता है, लिया ही नहीं जाता एग्जाम के अंदर। अच्छा भाई, इसके बाद आता है एच। इसी तरह से ये एच मुकम्मल हो गया, बस बाकी जे आखिर में रह गया। ड्रॉ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ वीवीटी, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन अब मैंने बताए हैं 1 2 3 4, सिर्फ 4 क्वेश्चन इस चैप्टर्स के जो एक्सरसाइज के हैं वो इंपॉर्टेंट बताए हैं। अच्छा, एक्सरसाइज के अलावा भी सर करने हैं, जो बच्चे अच्छे हैं करेंगे, जाहिर सी बात है। इंटरनल में आपने कोशिश करनी है कि आपके पास दो तरह के क्वेश्चन है। एक जो ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है वो एक्सरसाइजेज के हैं, जगह जगह दरमियान में कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं, क्विक चेक्स दे दिए गए हैं। तो वहाँ पर क्विक चेक्स जो हैं वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आएंगे जो छोटे हैं। और इसी तरह से एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है तो वो आप करोगे, और बोल्ड वर्ड करोगे। ये उन बच्चों के लिए जो 85 मार्क्स लेना चाहते हैं, जो बच्चे बस पास होना चाहते हैं, 40-60% यानी मार्क्स आ जाएंगे, ये भी कम नहीं होते। जिनकी तैयारी नहीं है, 40-60% नंबर लेना भी उनके लिए मुश्किल होता है, केमिस्ट्री में स्पेशली, तो उनको इतने जितना मैं बता रहा हूँ ये भी काफ़ी रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद आप आगे चलें, नेक्स्ट ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 पे आ जाएं। तो 4 की एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो क्या बनता है, ये मैं आपको पहले दिखा दूँ, शायद आप लोगों को नज़र आ गया था। तो बेटा नज़र नहीं आया तो देख लें, ये लास्ट वाले जो मैंने बताए हैं, इसमें मैंने डी बताया है, एफ बताया है, एच बताया है और जे बताया है, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर कर लें। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट में आपके पास चैप्टर नंबर 4, ये रेडी शॉर्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, कहता है
इसमें आपने सी कर लेना है, मतलब मैं जो आपको मैं बता रहा हूँ सी, वो कहता है व्हाट डू यू मीन बाय द मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, हाउ एवोगैड्रोस नंबर इज रिलेटेड टू द मोलर वॉल्यूम। यानी एक रिलेशनशिप भी है मोलर वॉल्यूम का और एवोगैड्रो नंबर का। एवोगैड्रो नंबर जो होते हैं वो एक मोल में तादाद होती है मॉलिक्यूल्स की, अगर एटम्स हैं तो एटम्स की। तो फॉर एग्जांपल 6.02 इंटू 10⁻23 अगर पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल एटम भी होते हैं, पार्टिकल मॉलिक्यूल भी होते हैं, आयन भी होते हैं, फॉर्मुला यूनिट भी होते हैं। अगर सपोज कीजिए वो गैस के पार्टिकल्स हैं तो हम कहते हैं वो पार्टिकल जगह घेरेंगे 22.414 डीएम क्यूब। ये वॉल्यूम है जो कि मोलर वॉल्यूम कहलाता है। तो मोलर वॉल्यूम का जिक्र करेंगे, एवोगैड्रो का जिक्र करेंगे और शुरू के अंदर मोलर वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ठीक है, ये आपने याद कर लिया होगा उम्मीद है। उसके बाद डी पे आ जाए, 39 ग्राम ऑफ पोटेशियम, छोटे छोटे क्वेश्चन है। 39 ग्राम ऑफ पोटेशियम, 56 ग्राम ऑफ आयरन हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन देम। अगर उनमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं तो उसका मतलब होगा वो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स रखते हैं। तो आप जस्ट मोल को वहां पर वेरीफाई कर लो। तो मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, मास दिया हुआ है, मोलर मास भी ऑलमोस्ट इनका यही है। तो आपने क्या करना है, मास ओवर मोलर मास डिवाइड करना है और मोल निकाल लेना है। दोनों के मोल अगर सेम निकले तो हमें पार्टिकल्स या एटम की तादाद भी सेम होगी। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं नंबर एफ। एफ को बेटा जस्टिफाई कर लेंगे। एफ में क्या है, डू यू थिंक दैट 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ अमोनिया एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस। अगर ना आए 0 डिग्री सेल्सियस या 1 एटमॉस्फेयर तो आपके पास लिखा आ सकता है स्टैंडर्ड कंडीशंस। एट स्टैंडर्ड कंडीशंस विल हैव एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल रखते हैं। तो बेटा 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो में पार्टिकल 6.02 इंटू 10⁻23 होते हैं। ये क्वेश्चन कोई कैलकुलेट करने वाले नहीं होते। ये क्वेश्चन सिंपली, मतलब आपको लग रहा होगा न्यूमेरिकल है, पर न्यूमेरिकल नहीं है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर बस आपको उसी तरह से इबारत में या कह लें लिख कर देना होता है। तो इसके बाद आ रहे हैं बेटा नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है जी, एच और आई, ये तीनों रखे हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये बड़े नहीं है। व्हाट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसकी डेफिनेशन करनी है, साथ छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन दे देनी है हल्की फुल्की। डिफरेंशिएट थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल जीड, भाई जो थ्योरेटिकल जीड होगी वो थ्योरी से आएगी, कैलकुलेशन से आएगी, न्यूमेरिकल करके आएगी, ठीक है, या मैथ करके आएगी। और जो एक्चुअल जीड होगी वो प्रैक्टिकल करके आएगी लैब में। और व्हाट आर द फैक्टर्स which are mostly responsible for the low yield of the products in the chemical reactant। तो ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगर आपका सही वर्क नहीं कर रहा, एक्सपेरिमेंट करने वाला सही एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, वो भी नया है, इन एक्सपीरियंस है, या कहीं पर ऐसा भी होता है कि हम चाह रहे होते हैं गर्म करना और गर्म करने पर बॉइलिंग होती है तो फिर वेपर राइज हो जाती है, कोई चीज़ कम हो जाती है हमारी, कम नहीं होनी चाहिए लेकिन हमें वो प्रोसेस करना होता है। तो डिफरेंट प्रोसेसेस की वजह से, इन एक्सपीरियंस वर्कर की वजह से यील्ड कम हो सकती है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट आ जाए चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर 5 पर आएंगे तो 5 पर ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है नीचे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में लिखता है, पहला आपने करना है एक्सप्लेन एट द मॉलिक्यूलर लेवल व्हाई इवेपोरेशन लीड टू द कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट रखती है। जब नहाकर आते हैं तो आप ठंडा महसूस करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ये भी वही वही क्वेश्चन है। जवाब वही है कि जब भी इवेपोरेशन होती है तो कूलिंग प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि वेपर जो हाई काइनेटिक एनर्जी रखते हैं वो मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं, और पीछे वो मॉलिक्यूल रहते हैं जो लो काइनेटिक एनर्जी के होते हैं, उनकी टेम्परेचर कम होता है, तो वो इर्द गिर्द से अपने सराउंडिंग से टेम्परेचर को अब्जॉर्ब करते हैं, या कह लो हीट को अब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह से इर्द गिर्द का टेम्परेचर गिर जाता है। तो सिंपल लॉजिक सेम है, चाहे वो मॉलिक्यूल लेवल की बात कर लो आप, चाहे यहाँ चलो वन फील्स सेंस ऑफ कूलिंग अंडर द फैन आफ्टर द बाथ, यानी कोई नहाने के बाद ठंड महसूस करता है, ऐसा क्यों है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, लॉजिकल रहा है, काफ़ी दफ़ा आया है, पिछले सिलेबस का भी हिस्सा रहा है, तो ये इस वक्त भी एक हॉट फेवरेट क्वेश्चन होगा। सो यू शुड अंडरस्टैंड एंड लर्न इट very well. Next one is that E, the boiling point of water is different at Lahore and Murray Hills। भाई boiling point जहाँ पर जो क्वेश्चन है इसके मुताबिक boiling point का जो समझ लें कि एक डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है, वो एक्सटर्नल प्रेशर पर है। तो जाहिर सी बात है, जो चोटियाँ होती हैं यानी पीक्स होती हैं, या कह रहे हैं जैसे हमने मरी हिल्स कहा है, तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लो है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, और जो नीचे अगर जाते हैं लाहौर में तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज होने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आता है ई, कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज डिफरेंट एट लाहौर, जो हो गया सॉरी, ये वाला नेक्स्ट जी आता है। व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर राइजेस। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर के बढ़ने से वाटर वेपर को ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है क्या करने के लिए,
एवेपोरेट होने, बाहर जाने के लिए। तो जितना प्रेशर ऊपर से ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी लेकर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, और जितना एनर्जी ज़्यादा लेंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 4 आइटम्स इन विच द लिक्विड क्रिस्टल आर यूज्ड। तो लिक्विड क्रिस्टल के इस्तेमाल आते हैं। और आई, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो ये बेटा आपके पास तकरीबन 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और भी है यहाँ पर, वो क्वेश्चन आपके पास यहाँ बनेगा कि, तो लिखता है कि डिस्कस हाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलेटिवली हाई सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। तो ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर सारे क्वेश्चन समझाऊंगा तो फिर तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बहरहाल क्वेश्चन को निशान लगा लें। अगर किसी किस्म की फिर भी समझ नहीं आ रही तो मुझे फिर कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे, तो मैं भी कोशिश करूंगा आपको उसका या तो लिंक दे दूंगा या फिर समझा दूंगा। देखें, जो बच्चे ज़्यादा मतलब बात करते हैं, ज़्यादा मतलब एक ही सवाल पे बात करते हैं, इसका मतलब है वो काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम है, तो उसको रिज़ॉल्व किया जाता है। बाकी अगर एक का प्रॉब्लम है और दूसरा प्रॉब्लम नहीं है और आप कमेंट पढ़ रहे हैं, तो आप पहले को आंसर दे दिया करें, ताकि इस तरीके से जिसको आता है वो उसकी हेल्प कर सकता है, जिसको नहीं आता है। बाकी मैं इसको देख लूँगा, अगर गलत कोई बोलेगा या गलत मिसाल के तौर पर एक्सप्लेन करेगा, तो फिर मैं इसे ठीक कर दूँगा। अच्छा जी, चैप्टर नंबर है, अब है 6। ये 6 हमने अपना, सॉरी 5 कर लिया है ना, तो अब आपके पास आ जाएंगे 6। तो 6 के एक्सरसाइज की तरफ चलें। तो 6 ही एक्सरसाइज में आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों वाला सवाल है, आपको इंशाल्लाह आता होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम की एंथैल्पी क्या है? टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इट ऑल्सो सजेस्ट दैट हाउ मच एनर्जी इज absorb और evolve during a chemical reaction at standard conditions, उसको भी हम एंथैल्पी बोलते हैं। तो वो भी जिस तरह भी आपने, जिस सोर्स से भी आपने याद की हो, उसी सोर्स से आप याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, सॉरी नेक्स्ट है डिफरेंशिएट क्लियरली बिटवीन एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। तो सिंपल सी एक लाइन दरमियान में लगाओ, इधर उधर दोनों की डेफिनेशन लिख दो, खत्म हो जाएगा। सी के बाद आप आ जाएंगे जी पर। तो जी पे लिखता है व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द लैटिस एनर्जी। ठीक है, वो फैक्टर्स कौन से जो लैटिस एनर्जी पर इन्फ्लुएंस करते हैं, असर करते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन ना बहुत ईजी होते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें ना, तो लैटिस एनर्जी को अगर हम देखें, यानी कुछ बच्चे समझते हैं सर पता नहीं कहाँ सवाल होगा, कितना मुश्किल होगा। असल में आपने बुक को इतना एहतियात से देखा नहीं होता, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, मैंने चैप्टर पूरे पढ़ाए थे, स्मार्ट सिलेबस उस वक्त नहीं आया था। तो बहरहाल ये देखें, अब इतना आसान सा है, कितना क्वेश्चन आसान सा है। व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी आर द टू चार्ज ऑन आयन एंड साइज ऑफ द आयन। यानी सिंपल सा जवाब है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई हर्ज नहीं है, ये सवाल ज़्यादा भी इतने कर लिए जाएंगे। बुक में खुद भी आप जब चैप्टर गो थ्रू करते हैं, तो इस तरह की जगह जगह पे जो पॉइंट्स आते हैं, तो उनको आप देखा करो बेटा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये डी छोड़ दिया हमने, जी हमने कर लिया है। बस ये क्वेश्चन मैंने बताए, यानी 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन आपने पहले नंबर पर जरूर करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाए आप चैप्टर नंबर 7 पर, यानी 7 की एक्सरसाइज पर। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़्यादा होंगे इसके, लेकिन ये है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से कर लो। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि आपके पास पहला क्वेश्चन है ए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रिएक्शन की रफ्तार से क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो रेट का ताल्लुक आप इसकी आप मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखें, और आप ये भी लिखें कि किस तरह से रिएक्शन हो रहे हैं, मतलब रिएक्शन की रफ्तार कैसे होती है। ग्राफ बनाएं और लिखें, जब अर्ली स्टेजेस आती हैं, यानी with the initial time, yeah, when the reaction starts, then the rate of reaction is faster. As we move on, yeah, as the reaction proceed towards equilibrium, अगर वो इक्विलिब्रियम वाला है, तो क्या होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन गो डिक्रीजेस। तो इस तरह से शुरू में ज़्यादा है और फिर कम है। तो मैंने थोड़ा ज़रा हिंट कर दिया है, इंशाल्लाह थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि शुरू में कैसा था, फिर बाद में कैसा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करें बी, गिव द डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, एंथैल्पी का जिक्र लास्ट चैप्टर में भी हो गया था, और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी में ये है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज
reactants into products या required to bring about a chemical reaction is called एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होती है, रिएक्शन के होने के चांस, जल्दी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट बी के बाद आप लिख दें डी। ठीक है, डी में क्या है, वाई द इंस्टेंटेनियस रेट चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। फिर उसके बाद आप आ जाए आई, वाई डज फूड बर्न मोर रैपिडली इन द प्योर ऑक्सीजन देन इन एयर। एयर इज अ मिक्सचर, ठीक है, जबकि बर्निंग में हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो इन एयर देयर इज ऑल्सो नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू गैसेस with the oxygen. So so the concentration of oxygen is lower in the air, but the pure oxygen helps combustion easily. तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अपने अल्फाजों में भी लिख सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी नंबर जे करोगे। अ कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, इलस्ट्रेटेड। इलस्ट्रेट कहते हैं आपने डायग्राम बनानी है, और डायग्राम बनाने के बाद आपने वो जो एक मैंने आपको एक ग्राफ बनाकर दिखाया जिसके अंदर क्या है, कैटलिस्ट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो फिलहाल ये मैंने, ये देखें, ये आपके पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। जब आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये लोअर हो जाती है। बस ये आप बना दो इस तरीके से, आपके पास वो यही इलस्ट्रेशन है, यही आपका मॉडल है या कह लो ग्राफ है जो आपने बनाकर दिखा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैटलिस्ट लोअर्स, ठीक है ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कोई नहीं बस खत्म हो गया, ये ऑलरेडी जो है कट है स्मार्ट सिलेबस के अंदर, तो आपने वहां से इसको मतलब कट किया होगा। ये ना हो कि कट ही ना किया हो, कट करके रखो, ताकि ये ना हो कि इजाफी सवाल करके किए रखो। तो मैंने जस्ट आपको अब यहाँ पर कितने क्वेश्चन बताए, सिर्फ 4 क्वेश्चन बताए, 5, 1 2 3 4 5। तो बेटा ये कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाए। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास होगा 8। तो 8 की जो एक्सरसाइज है इस पर आ जाए। 8 की एक्सरसाइज में ये है जी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस। अब शॉर्ट क्वेश्चंस क्या कहते हैं यहाँ पर, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये कहते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय, ये वाला करो, क्वेश्चन करो ये वाला, व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हो, प्रोडक्ट रिएक्शन में चेंज हो रहे हो इक्वल रेट के ऊपर, तो उस वक्त जो पॉइंट होता है, नुक्ता होता है, जो जो उस पर सिचुएशन होती है, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वन इज डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल दें। ये भी आपने डी कर लेना है, ठीक है, सी छोड़ देना है, डी पर आ जाएंगे। तो लिखते हैं मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जो छोटी छोटी बातें हैं उनको 2 3 4 पॉइंट में डिवाइड करो, और उसको कोशिश करो कि 1 2 3 4 करके लिखो, या फिर बुलेट पॉइंट बनाकर लिखो। बस इस तरह से 2 नंबर को 4 पॉइंट्स में हमने ढालना है, या 2 नंबर को 2 बड़े पॉइंट्स में ढालना है, ताकि एग्जामिनर के लिए क्या हो, नंबर देना मुश्किल ना रहे। इस पर जी कर देंगे। Why ice at 0 degree Celsius can be melted by applying pressure without supply of heat from outside। यानी अगर एक बर्फ आपके पास पड़ा है, यानी ब्लॉक पड़ा है, छोटा सा टुकड़ा पड़ा है बर्फ का, उसके ऊपर आप एक कॉइन रख देते हैं, सिक्का, तो आप देखते हैं कि वो सिक्का बर्फ के अंदर चला जाता है, धंसता चला जाता है कुछ देर में। हालांकि बर्फ इर्द गिर्द से तो सही रहती है तकरीबन, लेकिन सिक्का अंदर क्यों जा रहा है, बिकॉज इट इज अप्लाइंग प्रेशर। इस वक्त हम कोई गर्म नहीं कर रहे बर्फ को, बट प्रेशर के अप्लाई करने से क्या होगा, जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो चेंज हो जाएगी। एक्चुअली लिक्विड सॉलिड गैस में अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इस तरीके से हो कि मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली पैक्ड हो तो वो सॉलिड है, लेकिन अगर हम प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, वो बॉन्डिंग को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो बहरहाल की मुख्तलिफ बुक्स ने इसको अलग अलग अल्फाजों में लिखा है। एक्चुअली अभी ये जो बुक्स हैं मैंने भी अपने तरीके से लिखा हुआ है। तो अगर ये जो बुक्स हैं थोड़ी सी फर्स्ट टाइम आई हैं, इनमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, आपने देख लिया होगा, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ठीक हो जाएंगी। बट वो जब ठीक होंगी तो होंगी, लेकिन आप अपने क्वेश्चन के आंसर को हमेशा कुछ कोशिश करो 1 2 सोर्सेज से देखा करो, ताकि जहाँ से आपको ईजी लगे वहाँ से आपने कर लेना है। अच्छा, अब आते हैं जी की तरफ। अपना डी हो गया, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम, जी भी हो गया। बस ठीक है, ये आपके पास तकरीबन क्वेश्चन है 1 2 3 4 रेड कलर में मैंने आपको दिखाए। तो ये क्वेश्चन आपने यहाँ से कर लेने हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाए। चैप्टर नंबर है 9। चैप्टर नंबर 9 की जो आपके पास क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। इनमें देखो, तो सबसे पहले आपने बेटा ये जो आपके पास क्वेश्चन है ए, ए के अंदर जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, ठीक है, केएसपी है, कॉमन आइन इफेक्ट जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो ये आ सकती है बाजू का, ये चीज़ें दो मतलब डेफिनेशन बन के भी आ सकती हैं। तो पहला क्वेश्चन आप नज़र में रखेंगे, तो इसके अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो यही रहेगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आइन इफेक्ट।
फिर उसके बाद बी कर लेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन। ये कुछ तरह के क्वेश्चन बहुत लॉजिकल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी आइडियल क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए जहाँ पर आ जाए डिफरेंशिएट वहाँ पर आपने उस चीज़ को देखना ज़रूर है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रोलिसिस एंड डिसोल्यूशन एंड सेकंड वन इज एसिडिक एंड बेसिक बफर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो उसमें बफर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। दो सवाल तकरीबन ए और बी यहाँ पर हो गए हैं। फिर क्वेश्चन चेंज कर लें, ये आपके पास आई पर आ जाए, बल्कि जे पर आ जाए, सॉरी, GHI, आई है, ये आई है। तो आई में क्या होगा, स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, मेंशन फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। ये भी आपके पास छोटा सा क्वेश्चन बना हुआ है, इतना मसला नहीं है। और फिर उसके बाद बेटा आई पर आ जाए, कहता है इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सोल्यूशन इज 1 × 10⁻⁵ मोल, व्हाट इज द पीएच। ये बड़ा आसान सवाल होता है, ये सवाल करने के नहीं होते, करके तो दिखाने हैं हमने, लेकिन ये जबानी सवाल होता है। इसका आंसर 5 है, क्योंकि सर वो कैसे है, देखो भाई उसने क्या लिखा, उसने कुछ यूं कहा कि आपके पास हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 1 का कोई मसला नहीं है, ये 1 ऐसे लिखा होता है, 10⁻⁻⁵, तकरीबन आपके पास यही है मोल्स। तो वो कहता है कि आपने इसकी पीएच फाइंड आउट करनी है। तो पीएच फाइंड आउट करने के लिए कोई ऐसा मसला नहीं होता, बस आपने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में कई दफ़ा आता है, ठीक है, तो इस दफ़ा भी आने की फुल उम्मीद रहेगी। ये ऐसे है कि 2 नंबर का सवाल भी है और ये एमसीक्यू में भी आ जाता है, तो इसलिए ये ज़बानी सवाल है, इसलिए एमसीक्यू में भी आ सकता है, लेकिन लॉजिक बता रहा हूँ आपको। तो देखो ये आपके पास आ गया माइनस लॉग। अब माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह लिखिएगा 1 × 10⁻⁵। अच्छा, अगर आप 1 को हटा भी देते हैं ना तो फिर भी काम चलेगा, बल्कि हटा लीजिएगा, अच्छी बात है। समझो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 को, तो जैसी बात है, जब 1 मल्टीप्लाई होगा 10⁻⁵ से तो आंसर आएगा 10⁻⁵। अब ज़रा ईजी हो जाएगा आपके सामने। अब लॉग ये कहता है, यानी लॉग जब हम सॉल्व करते हैं तो लॉग ये कहता है कि जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट यानी पहले आ जाती है। तो माइनस तो है यहाँ पर, -5 फिर आ गया, तो अब बाकी क्या बचा, अब बचा लॉग 10। जो लॉग 10 होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा, +5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5। तो अब आपने दिमाग बैठा लेना है भाई, क्या दिमाग में बैठा लेना है, ये बैठा लेना है अपने दिमाग में कि जब भी 10 अगर -6 लिखा होगा तो आंसर 6 होगा, अगर 10 -9 होगा तो आंसर 9 होगा। तो देखो इस तरह 10 -5 होगा तो आंसर 5 होगा। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस को ऑलरेडी मतलब अपने ज़हन में रखना है। खुद ही ज़बानी सवाल है, मुश्किल नहीं है, बट लेकिन जब शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो फिर आपको इसको सॉल्व करना होगा। अगर ये आप आएगा एमसीक्यू में तो बस फिर आपको डायरेक्टली ऑप्शन क्लिक करनी होगी। तो ये भी यहाँ पर बेटा ख़त्म हो गया, ये जो कि यानी आपको आई, आपने आई बताया है और एल बताया है, तो ये आपने क्वेश्चन यहाँ से कर लेने हैं, बाकी पीछे तो टोटल मिलाकर आपके पास बामुश्किल 1 2 मतलब 1 और ये 2, और इसी तरीके से यहाँ पर चलते हैं तो ये 3 4 यानी 4 एक क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन या मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम्स। अच्छा, अब आ जाएं चैप्टर नंबर 10 पर। चैप्टर 10 की एक्सरसाइज पर जब आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही आसान आसान से छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास जो आ रहा है बेटा, वो यूँ आ रहा है कुछ के, नंबर 1, हाउ एंड वाई इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज फॉर्म। तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्यों बनती है, तो जब आपके पास इलेक्ट्रोड डिप होता है अपने ही सोल्यूशन के अंदर, तो फॉर एग्जांपल वो एनोड है या वो कैथोड है, जैसे आपकी बुक में यहाँ पर मैं शुरू से दिखा देता हूँ, ये आपके पास एक जिंक का रॉड है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो कैथोड होगा। तो अगर वो कैथोड होगा तो उसके दोनों तरफ जो है कैटाइंस आकर ठहर जाएंगे, तो इसको हम डबल लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये आपको यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कॉपर इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो कॉपर का जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ एक सर्किट बनाते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि कॉपर वहाँ पर क्या कहते हैं, रिडक्शन कर रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल हो सकती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। बाकी आप कह सकते हैं कि अगर इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसका मतलब है इसकी जो रिड्यूसिंग एबिलिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज़्यादा है। वाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यानी जिस इलेक्ट्रोड पर
रिडक्शन हो रही है और दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिस पर हो रही है दूसरे पे तो नहीं हो रही ना, तो जिस पर हो रही है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल है जी इस इलेक्ट्रोड की, यानी कॉपर की। अच्छा, उसके बाद वाई आर, ये ज़रूरी नहीं होता कि एक इलेक्ट्रोड की हमेशा कॉपर की यही रहेगी, ठीक है। अगर इसके साथ कोई दूसरा ऐसा इलेक्ट्रोड लगाया गया जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल इससे भी ज़्यादा होगी, तो कॉपर पर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल ये एक लंबी लॉजिक है, बट जितना क्वेश्चन है आंसर है वो आप कर लेंगे। फिर है नंबर सी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इन द गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, जो आयन का बैलेंस है वो बना के रखता है। नंबर डी कहता है, हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सेल वोल्टेज। ठीक है, हम सेल का वोल्टेज अगर देखेंगे, अगर उसका सेल का वोल्टेज प्लस में आता है तो उसका मतलब फिजिबल, यानी कि पॉसिबल है वो सेल, यानी वो आप सही सोच रहे हो उसके एनोड और कैथोड। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, ये देखिए, ये एक एग्जांपल है, ये सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ये फार्मूला है। सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल होता है रिडक्शन पोटेंशियल के प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। तो एक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो प्लस 0.34 है, और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो आपके पास 0.76 है। तो ये क्या है, इसका जो अगर टोटल आंसर प्लस में आ रहा होगा तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन फिजिबल है। यानी इन अ कॉपर जिंक गैल्वानिक सेल, zinc serves as anode and copper ions in the solution serve as cathode। मतलब अगर आप जिंक को एनोड और कॉपर को कैथोड बनाकर एक बैटरी बनाना चाहते हैं, एक सेल बनाना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल है, वो चलेगा, और उलट कर देंगे तो नहीं चलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आता है जी ई में आपने क्या करना है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वा सोडियम क्लोराइड वाई सोडियम आयन इज नॉट लिबरेटेड ऑन द कैथोड। ठीक है, क्योंकि जब हाइड्रोलिसिस करते हैं एक्वा सोल्यूशन में तो हमारे पास दो पॉजिटिव आयन होते हैं, दो नेगेटिव आयन होते हैं। तो सोडियम का जो काउंटर पॉजिटिव आयन है वो हाइड्रोजन आयन होता है, जो कि पानी से आता है, और हाइड्रोजन आयन की इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सोडियम। ठीक है, या यूं, तो इस तरीके से क्या होगा, वो सोडियम रह जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो अपने आप को तब्दील कर लेगा। तो इसलिए सोडियम कहीं पे लिबरेट या निकलेगा नहीं, हाइड्रोजन निकलेगी वहाँ पे गैस। तो ये फिलहाल मैंने हिंट दे दिया। मैं सारा सवाल कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े बहुत इतने वर्ड्स आ जाएं जिनके बेस के ऊपर आप पूरा क्वेश्चन बना सकें। ठीक है, जहाँ से भी याद कर रहे हैं आपको याद, अगर है तो याद दोबारा आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगी। अगर ना नहीं याद था तो थोड़ा सा आपको रेलिवेंसी बन जाएगी, तो आपने फिर भी किसी ना किसी दूसरी बुक को लेकर या नोट्स को लेकर आपने वहाँ से याद करना है बेटा। इसके बाद नंबर आता है एफ, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इनमें से दो कंपाउंड आ सकते हैं, क्रोमियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकालनी है। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं, चलिए इसकी करते हैं Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 C R2O7 2 माइनस। ठीक है, ये एक चार्ज स्पीशी है। तो चार्ज स्पीशी के लिए जरूरी होता है कि आपको बताना पड़ेगा कि जो दो आपके पास क्रोमियम है और प्लस 7 ऑक्सीजन है, उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर जमा करें तो आपके पास -2 के बराबर आंसर आएगा। तो देखो बेटा, हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है, तो हम क्रोमियम को यहाँ पे एज अ एक्स भी लिख सकते हैं। मैं फिलहाल Cr ही लिख रहा हूँ। अच्छा, अब आप क्या करोगे, 2 क्रोमियम प्लस 7 ऑक्सीजन की, बेटा ऑक्सीजन स्टेट हमेशा यहाँ पर फिलहाल -2 हुई होती है। तो अब इसको हल करो तो ये बन जाएगा -14 और 2 क्रोमियम। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, चाहे प्लस ना डालें और -14 को वहां ले जाएं, तो -14 जब -2 के पास जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 16। कितने में, -16। बल्कि इसको दोबारा देखो, ये आपके पास कैसे बनेगा, ये आपके पास बनेगा -14। जब -14 वहां जाएगा, 7 2 ज़ा, ये माइनस है ना 14, तो जब वहां जाएगा तो ये +14 हो जाएगा। थोड़ी सी गलती हो रही थी यहाँ पर। तो बेटा ये आपके पास क्या हो जाएगा, फिर प्लस का 12 आ जाएगा। तो यहाँ 2 से डिवाइड करें, इधर भी 2 से डिवाइड करें, तो अकेला क्रोमियम बराबर हो जाएगा किसके, +6 के। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, किसके अंदर, जब आप
Cr2O7 नेगेटिव का जिक्र कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से सबका चेंज होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी बेटा। अगर आपने ये किए हुए हैं तो क्वेश्चन को दोबारा दोबारा से प्रैक्टिस करें। बस ये आपके पास जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। इनको अच्छी तरीके से करेंगे। ये जो आपके पास क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू भी इनमें से बन सकते हैं। अब आ जाएं नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 11 पर। चैप्टर नंबर 11 में जो आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपके पास यहाँ पर है। इस क्वेश्चन को देखें। इन क्वेश्चन में सबसे पहले बात हो रही है नंबर बी की। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन करें, डिफरेंशिएट बिटवीन। देखें डिफरेंशिएट आ गया है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक वन बेंजीन रिंग होता है। ठीक है, और एलिफेटिक में होना जरूरी नहीं है। और फिर उसके बाद होमोलिटिक एंड हेटरोलिटिक फिशन और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। तो ये बेटा ये इनमें से कोई एक वक्त में एक ही आएगा। मतलब दो, यानी कि तीनों क्वेश्चन इकट्ठे आ जाएंगे, नहीं, एक वक्त में एक आएगा। फिर है जी नंबर सी। सी में लिखता है एक्सप्लेन व्हाई अल्केन्स डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो अल्केन एडिशन रिएक्शन में क्यों नहीं जाते? क्योंकि अल्केन सैचुरेटेड होते हैं, और जो कंपाउंड सैचुरेटेड होते हैं वो एडिशन नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूशन में जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक निकल के उसकी जगह दूसरा आ जाए। जैसे अगर मैं सिंपल सी आपको बात समझाऊं, तो देखो, आप ये सोचो कि ये आपके पास एक कार्बन है और ये इसके इर्द गिर्द हाइड्रोजन है। तो आपके पास चार हाइड्रोजन है। अब मैंने इसमें कोई चीज़ ऐड करनी है, सपोज करो मैंने इसमें ऑक्सीजन ऐड करनी है, इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। तो ये ज़रा मैं ऐसी रफ सी एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ऑक्सीजन कहाँ दाखिल करें? कार्बन की तो वैलेंसी 4 होती है, जस्टिफाई है। जब कार्बन की वैलेंसी जस्टिफाई होगी, सैचुरेटेड होगा ऑलरेडी, तो फिर आप इसमें से कोई चीज़ जब तक नहीं निकालेंगे ऑक्सीजन डाल नहीं सकेंगे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा बाकी हिस्सा क्या? CH3, इसे कहते हैं मिथाइल रेडिकल। और फिर आप इसमें से O और आमतौर पे H7 अगर लग जाए, अल्कोहल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वरना एल्डिहाइड ही बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या कंडीशन लगा रहे हैं। तो मैंने बस इसमें आपको ये बताना था कि अगर गौर किया जाए तो ऑक्सीजन की एडिशन करने के लिए पहले आपको कुछ रिमूव करना पड़ा है, तब जाकर ये एक नया कंपाउंड बना है, जैसे कि अल्कोहल। अगर आपको ये मुश्किल लगा है तो इसकी एग्जांपल और ले लो। अब समझो आपने ऑक्सीजन ऐड नहीं करना, बल्कि आपने क्लोरीन ऐड करना है। ठीक है, तो फिर वही बात आएगी, एक H को निकालना पड़ेगा और फिर Cl उसकी जगह लेगा। अगर ऐसे जगह ली जाती है तो इस तरह के रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं। तो अब आपके पास ये दो जवाब हो गए कि जो अल्केन्स होते हैं, जो अल्केन्स होते हैं वो हमेशा क्या देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। मतलब एक को निकाल के दूसरी जगह दूसरा कोई ऐड होना। और अगर दूसरा जो लफ्ज़ मैंने बोला था कि ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते, हाँ एडिशन नहीं देते, फिर एडिशन रिएक्शन कौन देगा? तो एडिशन रिएक्शन देने वालों के पास वो कौन होंगे? वो होंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे कि अल्कीन, अल्काइंस। ठीक है, CH2 इसका नाम है इथीन। तो इसमें क्या होगा? इसमें दो एच है एक कार्बन के पास। अगर हम सपोज करो इसके अंदर हम क्लोरीन दाखिल कर लेते हैं, Cl2। अब देखो, अब इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने ये किया कि अब हम सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ेंगे यहाँ से, और एक बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या होगा? अभी भी आपके पास CH2 और CH2 मौजूद है, मतलब कुछ नहीं निकला। दोनों कार्बन के पास अपने अपने हाइड्रोजन मौजूद हैं, लेकिन एक बॉन्ड टूट गया। उस एक बॉन्ड के टूट जाने के बाद एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन ऐड हो जाएगा। इस तरह से जो रिएक्शन होते हैं, इन्हें हम कहते हैं बेटा एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन गिवन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन में ये दो ऐड हुए हैं, अल्काइन होते तो ये चार ऐड हो जाते हैं। तो फिलहाल ये मैंने आपको एक बात समझा दी। तो अब आपके पास दो तरह के रिएक्शन हो गए, एक एडिशन और दूसरा मैंने क्या बताया है? सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन कौन देता है भाई? अल्केन्स। कौन देता है? अल्केन्स। तो ये आपने याद करना है। और इसी तरीके से एडिशन रिएक्शन कौन देता है? तो आप कहेंगे एडिशन रिएक्शन देते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कह लो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनकी एग्जांपल हमारी बुक में जो ज़्यादातर दी हुई है वो है अल्कीन और अल्काइंस। यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रखने वाले,
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले। अच्छा, जिन लोगों का बिल्कुल भी जो ऑर्गेनिक का हिस्सा है वो नहीं हुआ हुआ, उनको नहीं आता ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो बेटा मैं उनको ना एक सजेस्ट करूंगा, एक लिंक में दे दूंगा वीडियो का। उसके अंदर लिखा होगा, उसमें आप लिखोगे, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, नोमेनक्लेचर, ठीक है, आप लिखोगे आयोपैक नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर बाय सर उमैर खान, ठीक है, सर उमैर खान लिख दें, उमैर खान एकेडमी लिख दें, आपकी मर्जी है। तो ये आप लिखेंगे तो आपको एक थोड़ी सी वीडियो ज़रा लेंथी होगी, उसमें क्या होगा, उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम बताए गए हैं, लेकिन उनका आपने सारा नहीं देखना, आपने उनका जो पहला 15 to 20 मिनट्स का पार्ट है जिसके अंदर अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस होंगे, जिसमें क्या होंगे, अल्केन का नोमेनक्लेचर होगा, अल्क अल्कीन का, अल्काइन का और अल्केन का। ये अल्केन कहाँ पर होते हैं, ये अल्केन यहाँ पर, जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो रिएक्शन नहीं है वहां पर, नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर से मुराद है नाम कैसे पढ़ने हैं, तो बच्चों को नाम पढ़ने नहीं आते तो फिर आगे क्या करेंगे। तो इसलिए लाजमी तौर पर आपने क्या करना है, वो एक छोटा सा पार्ट 15-20-25 मिनट का पार्ट देख लीजिएगा, जिसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का नाम देना सिखाया गया है। तो आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू भी हल हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर हम चल रहे थे, तो आपके पास क्वेश्चन मैंने बताए, सी, सी के बाद आपके पास चलो यहाँ पे आओ, आई, एक्सप्लेन हाउ इंडक्टिव इफेक्ट फ्रॉम द अल्काइल ग्रुप स्टेबलाइज कार्बोकैटाइन इन द अल्कीन। ठीक है, ये कार्बोकैटाइन का छोटा सा पैराग्राफ है, वहां से आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। बस अब फिर ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये आपने लाजमी करना है, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में दो नाम आ जाएंगे, उनमें से दोनों करने होंगे तो आपको वो 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास लिखा हुआ है पहले नंबर पर आइसोब्यूटिलीन। तो कुछ नाम आयोपिक के थ्रू होते हैं और कुछ जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, या कह लें सिंपल होते हैं, तो उनको उसी तरह से नाम देते हैं। जो आइसोब्यूटिलीन है, आइसो का मतलब ब्रांच है, और ब्यूटिलीन का मतलब होता है 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन आपके पास, और चौथा कार्बन आपने ब्रांच में लगाना है। उसके बाद आपने एक डबल बॉन्ड लगाना है, कहीं भी लगा दें, इधर लगा दें, इधर लगा दें, इधर लगा दें, आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से आपके पास ये हो जाएगा, और बाकी गिनती पूरी करनी है हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पर आपके पास 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे, जबकि यहाँ कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 पूरी है, तो इसका मतलब है कि कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। ये फार्मूला जो है आपके पास आइसो। अब आपकी मर्जी है कि ब्यूटिलीन से याद कर लो या ब्यूटाइलीन से कर लो। ठीक है, जैसे स्पेलिंग याद करना आसान लगे उस तरह कर लिया जा सकता है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट में आपके पास क्या आता है, 3 हो गया, आई हो गया, के हो गया, यानी इसके बाद चलो एक एक मैं और करा देता हूँ। मैं ये सारा करवाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन अब आपको चला 2 3 4 4 टेट्रामिथाइल 2 पेंटीन। तो सबसे पहले आपने देखना है पेंटीन। पेंटीन का मतलब होता है आखिरी, मतलब 5, पेंट का मतलब है 5 कार्बन, यानी मेथ 1 कार्बन, फिर एथ 2 कार्बन, फिर प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक तक गिनती आनी चाहिए। जो मैंने अब अभी आपको नोमेनक्लेचर कहा है उसमें 20 तक गिनती ऑलरेडी है, तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हो, बट अपने लिए जितना आपको सीखा जाए। अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है जी, ये आपने इसका फार्मूला बनाना है, 2 3 4 4, ये जो कॉमा है और जहाँ पे डैश है ये इसको यहीं लगाना चाहिए, वरना गलत हो जाता है, ये रूल्स है। तो लिखता है टेट्रा मिथाइल 2 पेंटीन। तो ऐसे ही फिलहाल आपको समझाने के नाम मैं दे देता हूँ। सबसे पहले आपने एक काम करना है, आपने सबसे पहले आखिर में देखना है पेंट। पेंट का मतलब या ब्यूट, प्रॉप, जो मैंने गिनती बताई है, पेंट का मतलब 5 कार्बन, तो आप 5 कार्बन लगाओ, 1 2 3 4, और ये 5 हो गया। फिर आप देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, ई का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो आपने एक काम करना है, अब आपने जब कार्बन लिख लेने हैं तो आपने गिनती देनी है, 1 2 3 4 5, जहां मर्जी से दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब आपने एहतियात बरतनी है, वो क्या, 2 पर डबल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन के बाद आपने डबल बॉन्ड लगाना है। इसके बाद देखो 2 3 4 4, तो आपने क्या करना है, 2 पर, 3 पर, 4 पर, फिर दोबारा 4 पर, 4 दफा क्या लगा है, मिथाइल। तो ये आपके पास
मिथाइल कहते हैं CH3 को, CH3, CH3, CH3 एंड CH3। ये हो गया 2,2,2,3,4,4 टेट्रा मिथाइल, ये मैंने लगा दिए, फिर 2 पेंटीन मुकम्मल कर लिया। अब आखिर में आपने क्या करना है, जो आपकी कमी रह जाए यानी हाइड्रोजन की, वो पूरी करनी है। यहाँ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, 1 2 3 4 वैलेंसी पे ये कुछ नहीं आएगा, 1 2 3 4 वैलेंसी जस्टिफाई है, कुछ नहीं आएगा, 1 2 3 4 जस्टिफाई नहीं आएगा। इस कार्बन के साथ आपको 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। तो ये देखो, इस नेम से आपको ये देना है। तो सम टाइम उलट भी होता है, तो दोनों तरह से नाम आते हैं। मतलब आपके पास फिलहाल आपके सिलेबस में ऑलमोस्ट ये है कि आपको एक नेम दिया जाएगा और उस नेम से आपने क्या बनाना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, या कह लो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। अच्छा जी, अब चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैंने बता दिया। हाँ जी, देखो बेटा बहुत सारे हैं, अब मैं सारे तो नहीं करूंगा, जैसी बात है वो मैंने आपको बता दिया तरीकाकार, किस तरीके से आपने नेम देना है। इंशाल्लाह आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, यानी ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा नोमेनक्लेचर को पढ़कर। वो 15-20 मिनट की वीडियो जो आप शुरू में देखेंगे, शुरू की देख लीजिएगा, उसमें और भी अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, तो वो आपने नहीं देखने। आपने जस्ट जो है ना वो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का पार्ट देखना है। उसके बाद आता है जी, ये सारा क्वेश्चन भी करने के कामयाब हो जाएंगे अगर आप, वैसे तो आपके सिलेबस में कट है, लेकिन बता रहा हूँ कि आपको इस तरह का मसला है। इसमें क्या है, इसमें उल्टा है, इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर दे दिए गए और आपने नाम बताने हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ रहे हैं जी, चैप्टर नंबर आपके पास आएगा 12। अब 12 चैप्टर के जब आएंगे आप शॉर्ट क्वेश्चन में, तो वो कुछ यहाँ पर है। वो लिखता है लिस्ट 2 रीजन फॉर द इनर्टनेस ऑफ नाइट्रोजन। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बताती है कि ये काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑलमोस्ट क्या हैं, हाफ फिल्ड हैं। और अगर हाफ फिल्ड हों सारे ऑर्बिटल, जो क्या होते हैं फिर वो स्टेबल होते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, हाफ फिल्ड होता है सिंगल नाइट्रोजन में, और डबल नाइट्रोजन की वजह से क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिटल्स को काफ़ी स्टेबल बनाते हैं। जो चीज़ ऑलरेडी काफ़ी स्टेबल होती है तो वो किसी दूसरे से रिएक्शन नहीं करती है। दैट्स वाई जब आप सांस लेते हैं तो हवा के ज़रिए से जो नाइट्रोजन काफ़ी मिकदार में है, वहाँ पर 78 टू 79%, वो आपके जिस्म में जाती है और एज सच वापस आ जाती है, बिकॉज नाइट्रोजन इज इनर्ट, वो रिएक्ट नहीं करती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हम पर एहसान है, वरना नाइट्रोजन हमारी बॉडी में ठहर जाए तो ये काफ़ी हद तक मतलब डेंजरस है, इवन कि ये किल कर सकती है बंदे को। इसमें लिखता है हाउ इज नाइट्रोजन आइसोलेट फ्रॉम द एयर। ये छोड़ दें क्वेश्चन। वाई अमोनिया इज अ वीक बेस, हाँ ये कर लें, अमोनिया एक वीक बेस है, ठीक है। ये लिविस बेस के हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हो, और आप दूसरे कॉन्सेप्ट भी साथ लगा सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद लगता है डी। डी जो है, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन। अच्छा, ये जो है ना, ये रिएक्शन वो है, कुछ टाइम देखें, जो हमारा पेपर होता है ना, उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। उस टेक्निक का मतलब ये होता है कि कुछ पेपर होता है उसका जो इजी बनाया जाता है थोड़ा सा, फिर मीडियम डिफिकल्टी का होता है, फिर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं उनमें से ये क्वेश्चन है कि राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन। ये कई चैप्टर्स में रिएक्शंस की शक्ल में आ जाते हैं, तो रिएक्शंस आपको फिर सारे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो यहाँ पर दी होगी, तो आप देख सकते हैं ये बनेगा, ये यहाँ पर है, ये फोटोकेमिकल स्मोक है, पेज नंबर 269। तो फोटोकेमिकल स्मोक इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, तो ये आंसर है। ये सारा बेटा आपने सारे क्वेश्चन इसमें लिखने हैं। इसमें पहले बताना है ओजोन बनती है, और यहाँ पर आपके पास जो है ना ये VOC, ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो उनके आपस में मिलने की वजह से जो बनती है वो स्मोक है, ठीक है। तो ये आपके पास स्मोक के बारे में बात आ गई। फिर वापस चलो, फिर वापस चलते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन ऑफ द कैटालिटिक कन्वर्टर। तो ये आपके पास, वैसे ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम इस बुक में इंट्रोड्यूस हो रहा है, और तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है, अगर समझ लें कि असल में ना दो माइंड सेट होंगे। एक माइंड सेट ज़्यादा डोमिनेट करेगा, पेपर जब आपका बनेगा, तो जो लोग पुराने हैं जाहिर सी बात है वो लोग तो नहीं बदले ना, वो तो वही है, तो वो कोशिश करेंगे कि वो उस तरह के ही क्वेश्चन डाल दें जो क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब यूज टू जिनके वो हैं, तो वो चल रहेगा। तो इस तरह से बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी पिछली बुक में मौजूद थे या उससे रेलिवेंट है, तो इसलिए वो क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ नया है, तो हो सकता है वो कोशिश करेंगे 2 से 3% बस, यानी 2-3 सवाल बड़ी मुश्किल से, या 1-2 सवाल वो उसमें ऐसे भी डालें, जो आप चॉइस में भी छोड़ सकते हैं। लेकिन बहरहाल
ऐसे भी डालें जो आप क्या कहते हैं थोड़ा नए हो, ताकि वो ये भी अंदाज़ा हो कि भाई बुक में सारे सवाल पुराने नहीं आए, नए भी आए। तो कैटालिटिक कन्वर्टर एक समझ लें टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है इस वाली बुक के अंदर, यानी एफएससी की बुक में, जो पहले नहीं था। तो बहरहाल ये आपने खुद से करना है। फिर है जी, वाई सल्फर इज क्वाइट अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। तो सल्फर अनरिएक्टिव क्यों है? तो बेटा ये सवाल ज़्यादा बड़े नहीं है, सवाल बल्कि बहुत आसान से हैं। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप रीडिंग कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखें सल्फर है ना, इट इज अनरिएक्टिव, पेज नंबर है 274, ठीक है। तो उसमें लिखता है द सल्फर, सल्फर की एक्टिविटी के बारे में, इट इज अनरिएक्टिव टू द वाटर अंडर नॉर्मल कंडीशंस, डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स एंड नोबल गैस। किससे रिएक्ट नहीं करता वो बता दिया है। इट्स एबिलिटी टू कैटिनेट, आपस में जुड़ना, अलाउज इट टू फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर एंड लीनियर चेन। तो ये लंबी चेन बना सकता है, रिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। तो ये सल्फर के बारे में बताया गया था। उसके बाद आता है जी व्हाट आर द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द वाटर। तो बात ये है कि मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सी है, तो ये भी आपके पास सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर लिखी हुई है। ये तकरीबन सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हिस्से में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, इन जनरल अंडर एसिडिक कंडीशंस, जैसे कि H2S है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल, वाइल अंडर बेसिक एंड न्यूट्रल कंडीशंस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म लाइक द सल्फेट के अंदर 6 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल। तो ये आपके पास कंडीशंस के साथ pH 0 पर यानी कि एसिडिक, और pH 14 पर कितनी होगी बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टेबल होती है वो आपको बता दी गई है, ठीक है, -2 और +6। फिर उस पर यानी +6 एसिडिक कंडीशन में। फिर यदि हाउ डज सल्फर रिएक्ट विद द हेलोजन, एक दो मतलब रिएक्शन है वो आप याद कर लेंगे। और जे व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फर इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में भी आपके पास एक सिंपल सा एक ये देखें एक छोटा सा पैराग्राफ है। तो ये आप पेज नंबर है 275, तो इसके ऊपर लिखा है यूजेस ऑफ सल्फर। तो ये वल्कनाइजेशन है, और इस तरह गन पाउडर के बारे में बताया हुआ है। ये भी आपके पास एक डिफिकल्ट क्वेश्चन वाला हिसाब किताब होगा। तो ये कम आएगा, डिफिकल्ट वाले बहुत सारे नहीं आते। अगर किसी चैप्टर से डिफिकल्ट डाल दिए हैं तो इस चैप्टर से डिफिकल्ट नहीं डालेंगे, लेकिन आप कोशिश करो, मैंने तो बहुत कम क्वेश्चन कर दिए हैं, एटलीस्ट आप ये क्वेश्चन जरूर जरूर याद करो। अच्छा जी, उसके बाद कौन से क्वेश्चन हो गए? तकरीबन ये सारे क्वेश्चन बेटा खत्म हो गए चैप्टर नंबर 12 के। अब चैप्टर नंबर 12 के बाद आ जाए चैप्टर नंबर 13 पर। तो चैप्टर नंबर जो 13 है आपके पास, उसका जो आ रहा है उसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। अटेम्प्ट द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें आपने नंबर 1 वाला पॉइंट जरूर करना है, ठीक है। विच हैलोजन इज द लीस्ट रिएक्टिव, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव, तो ये आपने बताना है, ये साथ साथ लिखा हुआ भी है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखता है व्हाट इज द रोल ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है, इन द ट्रेंड ऑफ द वोलेटिलिटी ऑफ हेलोजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ई विच हेलोजन इज यूज एज अ एंटीसेप्टिक, ठीक है, क्लोरीन के बारे में ज़्यादा ये पैराग्राफ दिया हुआ है वो आप कर लीजिएगा, हाउ डज इट वर्क। फिर उसके बाद आ गया एच, वाई हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ वीकर एसिड देन द HCl। ये एक मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है, यानी बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, ये कई दफ़ा आ चुका है, इस दफ़ा भी आने की काफ़ी उम्मीद रहेगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गए यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 के। अब चैप्टर नंबर आ जाएंगे 14 पर। तो 14 का जो आपके पास आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन वो कुछ यहाँ पर है। तो लिखता है अटेम्प्ट द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस, जो हैं वो ये हैं आपके पास। नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन 3 मेजर नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट, ठीक है, आसान सा है, इसको अच्छी तरह याद कर लेंगे। एयर पोल्यूटेंट के जो आपके पास क्या है, नेचुरल सोर्सेज हैं। ये भी सिंपल सी एक ये आ गई जी। तो ये आपके पास नेचुरल सोर्सेज हैं। नेचुरल सोर्सेज में ये मैं चैप्टर आपको करवाऊंगा बेटा, ठीक है। ये मैंने जैसे आपको शुरू में कहा है कि भाई हमारा लास्ट चैप्टर है, इस चैप्टर के बाद जो है ना वो बुक एंड है, जो हम इतना भी कर लेंगे तो काफ़ी है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये पार्टिकुलेट मैटर, बायोलॉजिकल मटेरियल, एलजी ऑन द सरफेस ऑन द ओशन। तो ये 3 जो है बातें भी आप लिख सकते हो, या इसको अपने तरीके से पॉइंट में बनाकर लिख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, हाउ कैन डिफॉरेस्टेशन इम्पैक्ट एयर क्वालिटी। भाई अगर दरख्त काट दिए जाएंगे तो क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है एफ, हाउ डज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। ये भी छोटा सा पैराग्राफ है, वो आप वहाँ से
कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द फोटोकेमिकल स्मोक अंडर व्हाट कंडीशन इट फॉर्म्स। इसमें केमिकल रिएक्शंस हैं, ये आपने करने हैं। तो ये एक अहम सवाल रहेगा, क्योंकि देखो पिछले कई सालों से जो फोटोकेमिकल स्मोक है, वैसे तो हम पढ़ते हैं, शुरू से ही पढ़ते हैं फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में, लेकिन वो उन कंट्रीज के बारे में था जहाँ से ये स्टार्ट हुई। मतलब ये काफ़ी पुराना डेटा चलता आ रहा था। हमारी लास्ट बुक तकरीबन 2004 में चेंज हुई थी। तो अब जो चेंज आया है उसमें काफ़ी हद तक पाकिस्तान का जिक्र भी किया गया है, और वो जो इस वक्त करंट मतलब इम्पैक्ट्स हैं जो हमारे एयर क्वालिटी को डिस्टर्ब करते हैं, या कह लो कि हमारे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, उन पर फोकस है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आना होगा। तो इस तरह से जो स्मोक वाला क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस साल। और आखिरी क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास जे है, व्हाट आर द मेन केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन कैसे बनती है, इसके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर तकरीबन 1 2 3 4 5, तो 5 क्वेश्चन यहाँ चैप्टर से हैं जी। तो आपने देखा कि अगर आप इन क्वेश्चन को करें तो ऑन एवरेज वाकई में 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, 5 बस, ऑन कहीं से 5 बन रहे हैं, चलो 6 कह लें, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 14, तो तकरीबन कितने बनेंगे, ये बन जाएगा जी तकरीबन 84। ठीक है, चलो बता दीजिएगा अगर मैं रॉन्ग हूँ तो ये 84 क्वेश्चन, चलो हम 84 नहीं करते, हम 100 का हिसाब रखते हैं। तो अगर आपके पास 100 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो आप कितने दिन में कर सकते हैं, आप खुद सोच लें। अगर आप 100 शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब ये वो बच्चे हैं जिनका टारगेट है 70% को अचीव करना, यानी 70% मार्क्स उन्होंने लेने हैं। तो उन बच्चों का अगर हम टारगेट देखें तो हम मान के चलते हैं कि वो एक दिन में 10 शॉर्ट क्वेश्चन याद कर सकते हैं, और कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। 2 से 3 घंटे लगते हैं। अगर आपने तैयारी नहीं बिल्कुल की हुई तो तब की बात कह रहा हूँ। तो 10 जो है ना वो आप एक दिन में कर सकते हैं, तो आप 10 दिन के अंदर 100 कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब 10 डेज काफ़ी होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, बहुत है, एनफ है। और जो बच्चों को थोड़ा बहुत पहले से ही याद है तो उनके ज़्यादा क्वेश्चन तैयार होंगे। अच्छा, और जिनका टारगेट 70 से आगे है, यानी समझ लें चलो 100% तक है, तो वो अपने एमसीक्यूज की हद रखेंगे। जैसे हमने 10 रखे हैं ना, तो वो एक दिन के अंदर 20 कर लेंगे, या यूँ चलो 10 भी करते हैं, टाइम पड़ा है हमारे पास छोटा, हम ऐसे करते हैं, हम 100 नहीं, हम 100 इंटरनल क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो कितने हो गए 200, तो आपके पास दिन कितने हो गए 20 डेज। तो इसी एतबार से भी चलते हैं, तो 20 दिनों के अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चन का हिसाब मुकम्मल होता है। और आप देख लो कि अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन सारे कर जाते हो तो 22 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो ये टोटल बनते हैं 44 मार्क्स। टोटल आपके 85 मार्क्स होते हैं। तो खुद सोचो, शॉर्ट क्वेश्चन करने पर ही आपके पास 85 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो करने हैं, तो मैंने प्लान में बताया हुआ है आपको, तो लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ आपने 6 चैप्टर के लॉन्ग करने हैं, तो वो आपके पास 24 नंबर आपके मजीद बढ़ा देगा। तो इस तरह से कुल मिला के आपके पास 68 मार्क्स हो जाएंगे, बाकी सारे रह गए एमसीक्यूज के, वो वहाँ से भी कंप्लीट हो सकते हैं। तो बहरहाल ये बेटा कुछ मैंने आपके साथ डिटेल शेयर की है। अगर आपको किसी किस्म का और भी कोई मसला हो, परेशानी हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अंदर आपने मतलब ये वो क्वेश्चन जो आपको लगता है कि पहले से किसी ने किया हुआ है और मतलब डिमांडिंग है, तो आप उसको लाइक कर दिया करें, यानी अपवोट कर दिया करें उसको, ताकि वो क्वेश्चन ऊपर आ जाए और फिर उस क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर किया जाएगा। तो जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, एग्ज़ाम होगा, तो मैं आपको इंशाल्लाह साथ-साथ ब्रीफ़ करता रहूँगा, आपके लिए ज़रूरी हदायत बताऊँगा। तो बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके चलना है, ताकि आप तक वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक नोटिफ़िकेशन की शक्ल में पहुँच जाए। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेरी के अंदर।